नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 7 मृदा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 7 मृदा, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया, निम्न तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे घटक दिया गया है और मृदा निर्मित की भूमिका बताना है। तो पहला क्या है, मूल चट्टान। मूल चट्टान के अपरदन या क्षरण से मृदा का प्रकार निश्चित होता है। दूसरा, प्रादेशिक जलवायु। प्रादेशिक जलवायु के अनुसार मृदा निर्मित के लिए आवश्यक मूल चट्टान के अपरदन या क्षरण की प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित होती है। तीसरा, जैविक खाद। जैविक खाद द्वारा मृदा पीएच मूल्य संतुलित रखा जाता है। और चौथा है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा मृत वनस्पतियों और प्राणियों का विघटन होने के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, किस कारण ऐसा होता है। उसमें से पहला है, सह्याद्री के पश्चिम भाग में बेसाल्ट चट्टानों से लाल मृदा की निर्मित होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सह्याद्री के पश्चिमी भाग या कोकण प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। दूसरा, इस भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तीसरा, इसके कारण इस क्षेत्र में बेसाल्ट नामक मूल चट्टान का बड़े पैमाने पर अपरदन होता है और लाल मृदा तैयार होती है। और चौथा है, इस प्रकार सह्याद्री के पश्चिमी भाग में बेसाल्ट चट्टानों से लाल मृदा निर्मित होती है। अब अगला करते हैं। दूसरा, मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पतियों की जड़ें, खर पात, प्राणियों के मृतावशेष आदि जैविक पदार्थों के सड़ने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन होता है। परिणाम स्वरूप पोषक तत्व के रूप में जैविक घटकों अर्थात ह्यूमस का निर्माण होता है। दूसरा, यह ह्यूमस मृदा में मिश्रित हो जाता है। तीसरा, मृदा के पीएच मूल्य का संतुलन बनाए रखने में केचुए की खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद आदि जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। ये खादें सूक्ष्म जीवों द्वारा किए गए विघटन के उपरांत बनती है, अर्थात इनमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। और चौथा है, यह ह्यूमस मृदा में मिल जाता है। इस प्रकार मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, विषुववृत्तीय जलवायु वाले प्रदेश में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, विषुवरेखीय जलवायु वाले प्रदेश में नम और उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। दूसरा, मृदा के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चट्टान का अपरदन और ह्यूमस का निर्माण, इन दोनों बातों के लिए विषुवरेखीय जलवायु बहुत अनुकूल है। तीसरा, इस जलवायु के प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होने के कारण चट्टान का अपरदन तीव्र गति से होता है। साथ ही वनस्पति की जड़ें, खर पात आदि के सड़न और विघटन को बढ़ावा मिलता है और ह्यूमस का निर्माण होता है। इससे मृदा की निर्मित होती है। इस प्रकार विषुवरेखीय जलवायु वाले प्रदेश में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, मृदा में क्षारता की मात्रा बढ़ती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कृषि उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने के लिए खेत की सिंचाई की जाती है। दूसरा, अतिरिक्त सिंचाई करने पर भूमि का क्षार नीचे ऊपर आ जाता है और भूमि लवण युक्त हो जाती है। और तीसरा है, इस प्रकार अतिरिक्त सिंचाई करने पर मृदा में क्षारता की मात्रा बढ़ती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, कोकण क्षेत्र के लोगों के भोजन में चावल अधिक मात्रा में होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कोकण की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, कांप की मृदा और भरपूर वर्षा, ये तीनों घटक चावल की फसल के वृद्धि के लिए अनुकूल होते हैं। इसके कारण कोकण में चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा, स्थानीय उत्पादन के अनुसार मनुष्य का आहार निश्चित होता है, इसलिए कोकण क्षेत्र के लोगों के भोजन में चावल अधिक मात्रा में होता है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या लिया गया, मृदा का क्षरण होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वर्षा के पानी और नदियों के प्रवाह के साथ मृदा की परत बह जाती है। दूसरा, गतिमान हवा के कारण भी मृदा की परत बह जाती है। तीसरा, जमीन की तीव्र ढलान के कारण मृदा की छीजन होती है। और चौथा है, इस प्रकार बहते पानी, हवा, प्राकृतिक रचना की विविधता तथा जलवायु आदि घटकों के कारण मृदा का क्षरण होता है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है, मृदा की अवनति होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों आदि का उपयोग किया जाता है। दूसरा,
रासायनिक द्रव्यों का अतिरिक्त उपयोग करने के कारण मृदा के पोषक द्रव्य कम हो जाते हैं, मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मृदा का पीएच मूल्य असंतुलित हो जाता है। तीसरा, अतिरिक्त सिंचाई के कारण मृदा में क्षार की मात्रा बढ़ती है, इससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। और चौथा है, इस प्रकार रसायन, खाद और सिंचाई का अतिरिक्त उपयोग करने से मृदा की अवनति होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, जानकारी लिखो। उसमें से पहला है मृदा संवर्धन के उपाय। इसके उत्तर में आएगा मृदा संवर्धन के कुछ उपाय नीचे दिए अनुसार है। पहला, वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण मृदा संवर्धन का महत्वपूर्ण उपाय है। वृक्षारोपण द्वारा वायु गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, इससे वायु द्वारा होने वाली मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी को बांधे रहती है, इससे भी मृदा का क्षरण रुकता है। दूसरा, समान स्तर पर नालियां। मृदा संवर्धन के लिए पहाड़ी ढलान पर समान स्तर पर नालियां खोदी जाती हैं। ऐसी नालियां बनाने से ढलान वाले क्षेत्रों से आने वाले जल का वेग कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का क्षरण रुक जाता है। इन नालियों के कारण रुके हुए जल को जमीन में रिसने में सहायता मिलती है, इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। तीसरा है अपवाह क्षेत्र विकास कार्यक्रम। महाराष्ट्र सरकार ने अपवाह क्षेत्र विकास के अंतर्गत ग्रामीण भागों में खेतों के ढलान वाले क्षेत्रों में मेड़बंदी करने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही पानी रोको पानी रिसाव योजना सफल हुई है। इसी प्रकार भूजल स्तर में वृद्धि करने के सफल प्रयास हुए हैं और मृदा का क्षरण भी कम हुआ है। चौथा है खेत तालाब योजना। महाराष्ट्र सरकार ने खेत तालाब योजना अभी हाल ही में शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बांध बनाना, छोटे छोटे नालों का पानी रोकना, नाले जोड़ना आदि काम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है? जैविक पदार्थ। इसके उत्तर में आएगा पहला, केचुए की खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद आदि जैविक खादें हैं। दूसरा, इस मृदा में कृषि के लिए जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। उसमें केचुए, सहस्रपात, दीमक, कनखजूरा, चींटियां आदि सूक्ष्मजीव बहुत पाए जाते हैं। तीसरा, ये सूक्ष्मजीव वनस्पतियों के जड़ें, खरपात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटकों का विघटन करते हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। और चौथा है, इन कारणों से कृषि में जैविक खादों का उपयोग करना अत्यावश्यक है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? खेती की मृदा विशिष्ट फसल उगाने के लिए सक्षम है क्या? यह जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे? इसके उत्तर में आएगा पहला, विशिष्ट फसल उगाने के लिए खेती की मृदा सक्षम है क्या? इसकी जानकारी इन स्थानों पर मिल सकती है: महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग, जिला मृदा परीक्षण केंद्र, महाराष्ट्र का कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा, महाराष्ट्र जिला परीक्षण केंद्र पर मृदा का प्रकार, मृदा की उर्वरता, मृदा में ह्यूमस की मात्रा आदि का परीक्षण किया जाता है। और तीसरा है, मृदा परीक्षण के आधार पर विशिष्ट फसल उगाने के लिए खेती की मृदा सक्षम है या नहीं, इस विषय में किसानों को जानकारी दी जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? वनस्पति जीवन में मृदा का महत्व लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पति जीवन पृथ्वी की जीव सृष्टि का महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा, वनस्पतियों की निर्मित वृद्धि एवं आधार के लिए मृदा का असाधारण महत्व है। तीसरा, केवल उचित जलवायु, पर्याप्त जल और सूर्य प्रकाश के होने से ही वनस्पति जीवन समृद्ध नहीं हो सकता। और चौथा है, वनस्पतियों की उचित वृद्धि के लिए उपजाऊ मृदा भी महत्वपूर्ण होती है। मृदा और वनस्पति जीवन का संबंध निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें से पहला है उपजाऊ मृदा और वनस्पति जीवन। उपजाऊ मृदा में वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके कारण उपजाऊ जमीन में वनस्पति जीवन बहुत समृद्ध होता है, जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश। दूसरा, अनुपजाऊ मृदा और वनस्पति जीवन। अनुपजाऊ मृदा में वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण अनुपजाऊ जमीन में वनस्पति जीवन बहुत कम पाया जाता है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश। और तीसरा है मृदा का अभाव। मृदा के अभाव वाले प्रदेश में वनस्पति जीवन नहीं पाया जाता, जैसे ध्रुवीय प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया गया? मृदा के संदर्भ में तालिका पूर्ण करो। क्रिया दिया गया है, उसका परिणाम दिया गया, उर्वरता बढ़ती है या कम होती है। मेड़बंदी करना, इसका क्या परिणाम होगा? उपजाऊ मृदा वर्षा जल के साथ नहीं बहती, उर्वरता बढ़ती है।
वृक्षारोपण, हवा की गति कम हुई, उर्वरता बढ़ती है। कुछ समय तक भूमि को परती रखना, मृदा की उर्वरता बनी रहती है, उर्वरता बढ़ती है। जैविक खादों का उपयोग, ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई, उर्वरता बढ़ती है। ढलान की दिशा में आड़ी नालियां खोदना, ढलान से आने वाले पानी की गति कम होने से मृदा का क्षरण रुकता है, उर्वरता बढ़ती है। खेतों में खरपात जलाना, मृदा में राख की मात्रा बढ़ना, उर्वरता कम होती है। जैविक खादों का उपयोग, सूक्ष्म जीवों के लिए पोषक सिद्ध हुए, उर्वरता बढ़ती है। अतिरिक्त सिंचाई, क्षारता की मात्रा बढ़ी, उर्वरता कम होती है। रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, मृदा के सूक्ष्म जीवों और ह्यूमस की मात्रा कम होना, उर्वरता कम होती है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।